कभी ये सोचा है कि समाज अपराधियों को सजा देता क्यों है? क्या ये सिर्फ बदला लेने के लिए है या फिर इसके पीछे कोई बहुत गहरी सोच काम करती है? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे और समझेंगे कि न्याय और दंड के पीछे असल में कौन-कौन से सिद्धांत काम करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा आज का मुख्य सवाल है, व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस? व्हाट आर इट्स काइंड्स एंड द थियरीज ऑफ पनिशमेंट? यानी कि न्याय प्रशासन क्या है, इसके प्रकार क्या हैं और दंड के अलग-अलग सिद्धांत क्या हैं? इन सभी सवालों को समझने के लिए सबसे पहले हमें न्याय की बिल्कुल बेसिक बात को समझना होगा। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि ये न्याय प्रशासन या एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस आखिर है क्या चीज। देखिए, एक बहुत ही माने हुए कानूनी विद्वान है सामंड। उन्होंने इसे बड़े ही सरल शब्दों में समझाया है। उनके हिसाब से न्याय प्रशासन का मतलब है सरकार का अपनी ताकत यानी पुलिस, अदालतें, फौज का इस्तेमाल करके लोगों के अधिकारों की रक्षा करना। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए किसी की जमीन पर कोई कब्जा कर लेता है तो वो कानून की मदद लेता है। बस यही न्याय प्रशासन का एक जीता जागता उदाहरण है, जहां राज्य मदद के लिए आगे आता है। और ये कोई नई बात नहीं है। महान दार्शनिक थॉमस हॉब्स ने भी कुछ ऐसा ही कहा था। उनका मानना था कि अगर कोई कानून और व्यवस्था न हो तो समाज में जंगल राज फैल जाएगा। हर कोई सिर्फ अपने बारे में सोचेगा और माहौल ऐसा होगा कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। इसी भयानक स्थिति से समाज को बचाने के लिए एक मजबूत न्याय प्रणाली का होना बहुत बहुत जरूरी है। अच्छा, तो अब जब ये समझ आ गया है कि न्याय प्रशासन क्या है, तो चलिए इसके प्रकारों को देखते हैं। मोटे तौर पर इसके दो मुख्य प्रकार हैं, सिविल और आपराधिक। इन दोनों में फर्क क्या है? चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर दो लोगों के बीच जमीन या पैसे के लेन देन का कोई विवाद है तो ये एक सिविल मामला है। यहाँ अदालत का काम क्या है? पीड़ित को उसका हक वापस दिलाना, मतलब मुआवजा दिलवाना। लेकिन अगर कोई चोरी, डकैती या हत्या जैसा काम करता है तो ये सिर्फ एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं बल्कि पूरे समाज के खिलाफ अपराध माना जाता है। और यहाँ मकसद अपराधी को सजा देना होता है ताकि समाज सुरक्षित रहे। बस यही आपराधिक न्याय है। तो सवाल ये उठता है कि जब आपराधिक मामलों में सजा दी जाती है तो उसके पीछे की सोच क्या होती है? किसी को जेल क्यों भेजा जाता है या फांसी क्यों दी जाती है? इसी को समझने के लिए दंड के 4 मुख्य सिद्धांत हैं। चलिए एक एक करके इन चारों को समझते हैं। तो सबसे पहला सिद्धांत है निवारणार्थ सिद्धांत, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डेटेरेंट थ्योरी। इसका एक ही सीधा साधा फंडा है, डर पैदा करना। मतलब अपराधी को इतनी खतरनाक सजा दो कि समाज में दूसरे लोग उसे देखकर ही कांप जाएं और वैसा अपराध करने की सोचे भी नहीं। ये सजा एक तरह से पूरे समाज के लिए एक चेतावनी का काम करती है। जी हाँ, ये सिद्धांत सीधे सीधे डर के मनोविज्ञान पर काम करता है। इसका मकसद अपराधी को सुधारना नहीं बल्कि समाज के लिए एक खौफनाक मिसाल कायम करना है। याद कीजिए, पुराने जमाने में जब बीच चौराहे पर किसी को कोड़े मारे जाते थे या सरेआम फांसी दी जाती थी तो उसका मकसद यही होता था कि बाकी लोग देखकर डरे और दोबारा वैसा अपराध करने की हिम्मत ना करें। पर इस सिद्धांत के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पहली बात, ये बेहद अमानवीय है। इसमें अपराधी को सुधरने का कोई मौका ही नहीं मिलता। और दूसरी, इतिहास गवाह है कि सिर्फ कठोर सजाओं से अपराध कभी खत्म नहीं होते। एक बहुत मशहूर किस्सा है कि इंग्लैंड में जब जेब कतरों को सरेआम फांसी दी जाती थी तो उसी फांसी को देखने आई भीड़ में दूसरे जेब कतरे लोगों की जेबें काट रहे होते थे। इससे ये साफ पता चलता है कि सजा का डर हमेशा काम नहीं करता। अच्छा, तो डिटेरेंट थ्योरी के बाद आता है दूसरा सिद्धांत, निरोधात्मक यानी प्रिवेंटिव थ्योरी। इसका मकसद बहुत ही सरल और सीधा है। अपराधी को ऐसी हालत में डाल दो कि वो दोबारा अपराध कर ही ना पाए। मतलब उसे अपराध करने के मौके से ही दूर कर दो। तो इसके तरीके क्या हो सकते हैं? बहुत सीधे साधे हैं। अपराधी को जेल में डाल देना, किसी को उसके पद से हमेशा के लिए हटा देना या फिर सबसे एक्सट्रीम केस में मृत्युदंड देना। सामंड ने इसे समझाने के लिए एक जबरदस्त एनालॉजी दी थी। वो कहते हैं, हम एक जहरीले सांप को इसलिए नहीं मारते कि उसे सजा मिले, बल्कि इसलिए मारते हैं ताकि वो किसी और को न काट सके। यही सोच इस सिद्धांत के पीछे है। खतरनाक अपराधियों को समाज से अलग कर दो ताकि समाज सुरक्षित रहे। लेकिन यहाँ भी एक पेंच है। ये सिद्धांत अपराधी की सोच को बदलने पर जरा भी काम नहीं करता।
और नतीजा क्या होता है? कई अपराधी जेल से छूटने के बाद और भी ज्यादा खतरनाक बनकर अपराध की दुनिया में लौट आते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी आदत या उनकी मानसिकता में तो कोई बदलाव हुआ ही नहीं, वो तो बस जेल में अपना समय काटकर बाहर आ गए। अब आता है तीसरा सिद्धांत, और ये शायद सजा का सबसे पुराना, सबसे बेसिक ह्यूमन इंस्टिंक्ट पर आधारित है, यानी बदला। इसे कहते हैं प्रतिकारात्मक सिद्धांत या रेट्रिब्यूटिव थियरी। इसका मूल मंत्र है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। इस सिद्धांत के मुताबिक अपराधी को ठीक उतनी ही पीड़ा मिलनी चाहिए जितनी उसने पीड़ित को दी है। आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत वाली जो कहावत है, वो बिल्कुल इसी सोच को दिखाती है। इसका एक मकसद पीड़ित पक्ष को ये संतोष देना भी है कि चलो उसके साथ न्याय हुआ और अपराधी को उसके किए की सजा मिल गई। पर जाहिर है, आज के सभ्य समाज में इस सिद्धांत को ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता। और क्यों? क्योंकि बदला लेने से पीड़ित का नुकसान तो पूरा नहीं होता। अगर किसी का हाथ काट दिया गया तो अपराधी का हाथ काटने से पीड़ित का हाथ वापस तो नहीं आ जाएगा, है ना? साथ ही ये सिद्धांत इस बात पर भी ध्यान नहीं देता कि अपराध किन हालातों में किया गया। ये सिर्फ बदले पर जोर देता है, समाज के सुधार या सुरक्षा पर नहीं। और अब हम आते हैं चौथे और सबसे आधुनिक सिद्धांत पर, जो पिछले तीनों से बिल्कुल अलग है। ये है सुधारात्मक सिद्धांत, यानी रिफॉर्मेटिव थ्योरी। ये एक बहुत ही मानवीय सोच पर आधारित है। पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। ये अपराधी को एक बुरे इंसान की तरह नहीं, बल्कि एक बीमार व्यक्ति की तरह देखता है, जिसे सजा की नहीं, इलाज और सुधार की जरूरत है। इसका पूरा का पूरा ध्यान अपराधी के पुनर्वास यानी रिहेबिलिटेशन पर होता है। ये थ्योरी सवाल पूछती है, आखिर एक इंसान अपराधी बना क्यों? क्या गरीबी, अशिक्षा या कोई मानसिक परेशानी इसकी वजह थी? फिर उन कारणों को दूर करके उसे एक बेहतर इंसान बनाने की कोशिश की जाती है। हमारे भारतीय इतिहास में ही महर्षि वाल्मीकि और अंगुलीमाल इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं, जो कभी खूंखार डाकू हुआ करते थे, लेकिन बाद में सुधरकर महान संत बन गए। अब ये सुनने में तो बहुत ही अच्छा और ह्यूमेन लगता है ना? पर इसकी भी अपनी प्रॉब्लम्स हैं। आलोचकों का कहना है कि ये सोच शायद छोटे मोटे अपराधियों पर तो कान कर जाए, लेकिन जो कट्टर और आदतन अपराधी हैं, जो हार्डन्ड क्रिमिनल्स हैं, उन पर इसका कोई असर नहीं होता। एक डर ये भी है कि अगर जेलों को सुधार गृह की तरह बहुत आरामदायक बना दिया गया तो शायद लोगों के मन से कानून का डर ही खत्म हो जाए। तो इन चारों थ्योरीज को समझने के बाद हम उस सबसे बड़े सवाल पर आते हैं, जो आज भी पूरी दुनिया में बहस का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, मृत्युदंड यानी कैपिटल पनिशमेंट। क्या किसी इंसान की जान लेने का हक राज्य को होना चाहिए? इस पर आज भी बहस जारी है। एक तरफ जो लोग इसके खिलाफ हैं, उनका कहना है कि जब किसी को मार ही दिया जाता है तो उसके सुधरने की सारी संभावनाएं ही खत्म हो जाती हैं। साथ ही ऐसा कोई पक्का सबूत भी नहीं है कि फांसी की सजा से समाज में अपराध कम होते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो इसका समर्थन करते हैं, उनका तर्क है कि इससे पीड़ितों के मन को शांति मिलती है। हत्यारे जेल से नहीं, फांसी से डरते हैं और ये समाज को सबसे खतरनाक अपराधियों से हमेशा के लिए छुटकारा दिलाने का एक पक्का तरीका है। तो अब सवाल आता है भारत का, क्या हमारे देश में मौत की सजा संविधान के खिलाफ है? देखिए, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कई बार गहराई से विचार किया है और कोर्ट ने साफ कहा है कि ये सजा असंवैधानिक नहीं है। लेकिन बच्चन सिंह केस में एक बहुत ही जरूरी नियम बनाया गया। नियम ये है कि मौत की सजा हर मामले में नहीं दी जा सकती। ये सिर्फ सबसे घिनौने और असाधारण यानी रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामलों में ही दी जाएगी। तो इन सब सिद्धांतों और बहसों को देखने के बाद आखिर इंडिया का अप्रोच क्या है? हम किस रास्ते पर चलते हैं? तो इसका जवाब यह है कि भारत किसी एक सिद्धांत को आंख बंद करके नहीं अपनाता। हमारी न्याय व्यवस्था एक मिला-जुला, एक बैलेंस्ड रास्ता अपनाती है। यहाँ डर पैदा करने वाले यानी निवारणार्थ और सुधार करने वाले यानी सुधारात्मक दोनों सिद्धांतों का मेल किया जाता है। अदालतें सजा सुनाते वक्त अपराधी की उम्र क्या है, उसका पिछला रिकॉर्ड कैसा है और अपराध किन हालातों में किया गया, इन सब बातों पर गौर करती हैं। और इसीलिए एक युवा और पहली बार गलती करने वाले को सुधरने का मौका दिया जाता है, जबकि एक वहशी और आदतन अपराधी को कठोर सजा दी जाती है ताकि समाज में एक कड़ा संदेश भी जाए। उम्मीद है इस विश्लेषण से न्याय और दंड के इन जटिल सिद्धांतों को समझने में मदद मिली होगी। अगर ये जानकारी पसंद आई तो इसे लाइक करना ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे और भी जानकारीपूर्ण विश्लेषण आप तक पहुंचते रहें। देखने के लिए धन्यवाद।